एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी सीरीज चल रही है जो कि हम बीएड का जो पेपर है लास्ट ईयर का उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 1920 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्प वो वीडियो करेंगी। क्योंकि कैसे हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो इसमें रिपीट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको इससे लेवल भी पता चलेगा पेपर का और पैटर्न भी पता चलेगा। और क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए अगर एग्जाम हॉल में, तो आपको इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है। और मैं ये कैसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन पेपर्स को, सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं ऑफलाइन कोचिंग में। तो मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी और करंट एजुकेशनल अफेयर्स में भी। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखनी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो है नोट्स मैं बना रही हूँ। जो भी बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे बीएड का, उनके लिए मेरे नोट्स होंगे। जैसे कि यूजीसी, एनसीईआरटी और कैब और जो है सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नेशनल लिटरेसी मिशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उन पर मेरे नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल होंगे जल्दी ही। और आज मैंने जो नोट्स बनाए थे वो बनाए थे यूजीसी पर। ठीक है, तो यूजीसी पर मैंने नोट्स बनाए। तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद हैरान रह गई इस चीज़ से, क्योंकि मैं जब उसमें जब मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो हाँ, मुझे ये तो पता था कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रिपीट होंगे ये मुझे आइडिया नहीं था। तो आज मैंने जब नोट्स पेपर का, मेरे नोट्स में कैसे मिलेंगे, मैं 2-4 मिनट आपके यहाँ पर लूँगी, जो आपके ही काम की बातें हैं, आपके लिए कैसे काम करेंगे ये नोट्स। यूजीसी में जो नोट्स बना रही हूँ, तो देखिए पहले यूजीसी मैंने लिखा, जो भी डिटेल था उसका वो मैंने सब उसमें मेंशन किया। ठीक है। उसके बाद में जो भी बीएड एंट्रेंस पेपर में अब तक यूजीसी से जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उनको निकाला और उनको मैंने नोट डाउन किया। खुद अभी मैं हैंड राइटिंग में ही नोट्स बना रही हूँ, बाद में ये टाइप होंगे, उसके बाद में आप लोगों को मिलेंगे। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है यूजीसी के जो बीएड में पूछे गए हैं वो मैंने निकाले। और उसके बाद में मैंने एमएड के पेपर में से भी यूजीसी का निकाला, क्योंकि एमएड में भी 20 मार्क्स का करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है। तो मैंने वहां से यूजीसी के क्वेश्चन निकाले। तो मैं खुद ये सोच के, मुझे लगता था कि एमएड का कुछ लेवल हाई होगा, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन बीएड में, तो कुछ क्वेश्चन एमएड में, एमएड के बीएड में, बीएड के एमएड में, ऐसे करके पूछे गए हैं। तो मैंने वो सभी अपने नोट्स में मेंशन किया है। और एक क्वेश्चन यूजीसी से, जो कि उसका चेयरमैन कौन है, यूजीसी का चेयरमैन कौन है, ये 2 बार तो आया है अब तक बीएड में, और 2 बार ही आ चुका है ये एमएड के पेपर में। ठीक है। और एक क्वेश्चन यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ, इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बीएड में और 2 बार आ चुका है एमएड में। किसकी रिकमेंडेशन पे यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था? राधा कृष्ण आयोग कमीशन था। तो ये इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 बार एमएड में। ठीक है। तो ये सब मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं सारे क्वेश्चन, जो कि अब तक मैं ऐसे ही नोट्स बना रही हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, वरना अब तक सारे नोट्स बन गए होते। मैंने जैसे यूजीसी की सारी डिटेल मैंने लिखी, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता था। फिर उसके बाद में मैंने सारे ही क्वेश्चन बीएड के जो अब तक आ चुके हैं यूजीसी, मैंने वो निकाले। उसके बाद में जो एमएड पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं यूजीसी से, मैंने वो भी निकाले। और ये देखा कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि इस बार एमएड में पूछ लिया, हो सकता है अगली बार वो बीएड में पूछ ले। जो लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर बीएड में पूछा गया था, वो इस साल एमएड में पूछा गया है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन जो है ये सर्किल बना हुआ है, घुमा रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। 1-2 ऑप्शन चेंज है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो सब मेरा मेंशन है नोट्स में। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपके लिए जो है ये लास्ट ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से इनको सॉल्व करिए, और जैसे नोट्स बन जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे, उनका
अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि कब तक बनेंगे, मैं बहुत टाइम इसमें लग रहा है नोट्स बनाने में। ठीक है, जब तक आप वीडियो देखिए और जो पेपर्स हैं उनका लेवल देखने की कोशिश करिए, पैटर्न देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम चलिए, टाइम ले लिया मैंने आपको 2-3 मिनट जो भी था, अब सॉल्व करते हैं हम पेपर अपना। कल की क्लास में हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है। पहले तो नॉट पर सर्किल आपको कर लेना है देखते ही। द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, कंप्यूटर्स का क्या फंक्शन नहीं है एजुकेशन के फील्ड में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड कंपाइलिंग रिजल्ट्स, ये तो है क्योंकि रिकॉर्ड्स भी रखता है, कंपाइलिंग रिजल्ट्स भी करता है। ऑप्शन नंबर बी डेवलपिंग वैल्यूज एंड क्लैरिफाइंग मिथ्स एंड प्रेजुडिसाइसिस। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिमाइंडिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम एंड डेट्स, या ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग ग्राफ्स ड्राइंग एंड क्रिएटिव वर्क्स। अब आपको इसमें थोड़ा सा सोचना है और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर्स का क्या काम नहीं है, आप सिंपल सा यही सोच लिए। कीपिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल है, रिकॉर्ड्स रखता है। डेवलपिंग वैल्यूज, क्या है? डेवलपिंग वैल्यूज एक ह्यूमन की क्वालिटी है, ना कि किसी मशीन की। ठीक है, तो कंप्यूटर कोई वैल्यूज डेवलप नहीं कर सकता और क्लैरिफाई किसी मिथ को वो नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। इसे भी रिमाइंडिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम एंड डेट, बिल्कुल रिमाइंड कर सकता है। अगर आपने कंप्यूटर में अपना अलार्म लगा दिया या मतलब कोई एक फिक्स कर दिया टाइम, तो उस टाइम पे वो आपको रिमाइंड करा देगा। ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ भी बनाते हैं हम, ड्राइंग भी बनाते हैं, क्रिएटिव वर्क्स भी करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें राइट। इतना सोचना नहीं होता इन क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करके आगे को बढ़ना होता है। और क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन। क्या कर रहा है एक टीचर? ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्रुप डिस्कशन को, ग्रुप एक्टिविटीज को एंड रोल प्ले एज एक्स्ट्रा इन द क्लासरूम। इट मीन्स शी इज यूजिंग, समझ में आया क्वेश्चन? एक टीचर है जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज एंड रोल प्ले। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, या फिर लर्निंग बाय रिक्रिएशन, लर्निंग बाय कंपटीशन, या फिर लर्निंग एज ए गाइडेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए, जो सोशल एक्टिविटी या फिर रिक्रिएशन की बात करें, रिक्रिएशन क्या होता है पहले आपको ये समझ लेना है। रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन होता है मनोरंजन द्वारा सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय रिक्रिएशन, मनोरंजन द्वारा सीखना। जैसे खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ठीक है, और डांस करवाना, तो ये क्या हो गया? मनोरंजन। बच्चे को मनोरंजन ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल जो है स्टडी से बिल्कुल हट के नहीं, स्टडी का ही स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर बच्चा थक गया है, वो नहीं काम कर पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसे मनोरंजन के द्वारा सिखाना, ये होता है लर्निंग बाय रिक्रिएशन। जबकि ये लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी होता है, ये होता है जैसे कि आप मान लो कि जो चौराहे पे कोई नाटक होता है ना, तो क्या होता, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है कि वो ऐसा नाटक प्ले कर रहे हैं जिससे कि जो देख रहा है उसके मन में ये फीलिंग जागे कि उसे भी एक अच्छा ह्यूमन बनना है, या जिस जो भी उनका एम है, उस नाटक का जो एम है वो उन तक पहुंच सके कि आखिर ये नाटक क्यों हुआ है। ठीक है, तो यही होता है सोशल एक्टिविटी। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्कूल्स में क्या होता है, 15 अगस्त को ले लें या फिर हम ले लें 26 जनवरी को, इसमें बहुत सारे जो है नाटक बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविटी, ये सोशल एक्टिविटीज़ में ही आता है। क्योंकि जैसे कि उन्होंने कोई मान लो कि महात्मा गांधी पर कोई रोल प्ले किया, महात्मा गांधी का, या फिर क्या सुभाष चंद्र बोस पे, तो उनका मतलब क्या होगा, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जो भी उनको देख रहा है वो इस चीज़ को जाने कि सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, महात्मा गांधी कैसे थे, उनके जैसा बनना चाहिए। तो यही होता है सोशल एक्टिविटी, जो कि ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल। और इसमें और भी कुछ ये एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्ले, ये किस में आ जाते हैं? सोशल एक्टिविटीज में ही आ जाते हैं। जबकि रिक्रिएशन में क्या आ जाता है? गेम्स आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है। ठीक है, और इसमें डांस को भी हम ले सकते हैं। क्लियर? जबकि सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे कि मैंने बोला ये ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, रोल प्ले है, और इसमें आ जाएगा स्कूल न्यूज़पेपर भी आ जाएगा। ठीक है,
इसमें स्कूल न्यूज़पेपर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इंक्लूसिव क्लासरूम का मीन्स क्या होता है? आपको बताना है इंक्लूसिव क्लासरूम का मीन्स क्या होता है। ये कल की वीडियो में भी एक मतलब हमने पढ़ा था इंक्लूसिव क्लासरूम, इससे पहले भी क्वेश्चन में आया है, तो मैंने बताया था इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। आप बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन दे देंगे। टू प्रोवाइड द स्टूडेंट फ्री टेक्स्ट बुक, नहीं। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे देंगे। टू फोर्स द स्टूडेंट फॉर मोर स्टडी, नहीं, फोर्स तो हम कर ही नहीं सकते, वैसे भी निगेटिव वर्ड है ये, तो हमारा किसी भी ऑप्शन में आएगा तो निगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट कर देगा ऑप्शन को। टू रिवॉर्ड द स्टूडेंट ऑफ एवरी कास्ट एंड कलर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टू इनकरेज द इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। कल भी मैंने बताया था इंक्लूसिव क्या होता है, जिसमें जो कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी पढ़ें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। टू नो द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स यू विल आस्क, किसी बच्चे में ये जानने के लिए कि वो कितना क्रिएटिव है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आपकी बात हो रही है, ठीक है, एज ए टीचर अपने आप को मानना है और तब ये आंसर आपको करना है। ऑप्शन ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, या ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर डी मैचिंग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये निगेटिव वर्ड है। तो आपका ये और जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्लॉज एंडेड क्वेश्चन जो नेगेटिव वर्ड्स है, कैसे नेगेटिव वर्ड्स है, मतलब क्या होता है, क्लॉज एंडेड क्वेश्चन होते कैसे हैं ये समझिए। क्लॉज एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा कुछ सोच ना पाए, जिसका आंसर फिक्स हो। जैसे कि हमारे कंट्री के पीएम का नाम बताइए, इसका आंसर फिक्स है। अगर बच्चे को आता है तो वो बताएगा, और नहीं आता है तो वो नहीं बताएगा। जबकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने अगर पूछा किसी बच्चे से हमारे पीएम की 5 क्वालिटी बताइए, जो हमारे देश के पीएम है, या फिर ऐसे ही कोई और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा जिसका आंसर देने के लिए बच्चे को सोचना पड़े, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आपने पूछा कि हमारे देश के बारे में कोई 5 लाइनें बताइए, तो आपने अगर क्लास में 5 बच्चों से पूछा है तो 5 बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, सेम आंसर देने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। तो यही होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनका अपना अपनी राय हो, वो 5 लाइंस कुछ भी बता सकते हैं। क्लॉज एंडेड में यह है कि हमारे देश का नाम बताइए, इसमें फिक्स है, बच्चा कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और जहां बच्चा पैसिव हो, कुछ सोच ना पाए, एक्टिव ना हो, वो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्लोज एंडेड हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही चीज़ है, मल्टीपल चॉइस वही 4 में से एक बता दो, तो ये इसका भी आंसर फिक्स ही होता है। सोचना बच्चे को नहीं आता है तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी वैसे ही है, क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं का ये टाइप है, दोनों मल्टीपल और मैचिंग। तो हमारा राइट आंसर हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स की आपको लिस्ट बनानी है, क्या निगेटिव होते हैं क्या पॉजिटिव। अगर ऑप्शन में आएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। एवरी लर्नर इज स्पेशल, इट मीन्स, मतलब जो लर्नर है, कोई भी लर्नर है वो स्पेशल है अपने आप में, एवरी लर्नर। इसका मतलब क्या है? लर्नर्स डू नॉट हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी लर्नर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता। ऑप्शन बी यूनिफॉर्म करिकुलम टू एवरी लर्नर इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी है इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रूम स्टूडेंट्स ऑफ ए heterogeneous class, या ऑप्शन डी नो टू लर्नर्स आर सिमिलर इन देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। तो हमारा राइट आंसर है डी, ठीक है, क्योंकि एवरी लर्नर इज स्पेशल का मतलब है कि हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी की अपनी नीड्स हैं, और कोई भी 2 लर्नर सेम नहीं है उनकी एबिलिटी या फिर इंटरेस्ट। इसीलिए कोई वकील बनना पसंद करता है, कोई डॉक्टर बनना पसंद करता है, तो कोई टीचर बनना पसंद करता है,
ठीक है। इसलिए हमें चाहिए एज ए टीचर, आपको भी चाहिए कि किसी भी बच्चे में कंपैरिजन ना करें कि वो इतना अच्छा पढ़ता है तुम क्यों नहीं पढ़ते, या फिर वो तो डॉक्टर बनना चाहता है तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते। इस तरह से कंपैरिजन किसी भी बच्चे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में यूनिक है और वो जो चाहे, मतलब जो उसकी नीड्स है या जो वो करना चाहता है वही उसे करना भी चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इज वेरी इंटेलिजेंट। आप किसी स्कूल, किसी क्लास में टीचर हैं, किसी क्लास में मतलब पढ़ा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, यू विल बी सेटिस्फाइड विद हिम, या हर, मतलब आप सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है इंटेलिजेंट है बढ़िया है। ऑप्शन बी, यू विल डिफ्रेंशिएट हिम या हर फ्रॉम अदर स्टूडेंट, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर स्टूडेंट के साथ। या यू विल इन्फॉर्म हिज या हर पेरेंट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यू विल मोटिवेट हिम हर टू अचीव मोर। देखिए सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स वाला ऑप्शन हटा देना है, पेरेंट्स की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। और मैंने ये कल भी बताया था, पेरेंट्स आए प्रिंसिपल, उनका कोई रोल नहीं होता, उनका आप हटा दीजिएगा। ऑप्शन बी, यू विल डिफरेंशिएट हिम हर फ्रॉम अदर स्टूडेंट। डिफरेंशिएट करना निगेटिव वर्ड है, किसी में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हुआ। और ऑप्शन मैंने बोला ना अभी, कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तो इंटेलिजेंट है तुम इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, वो डॉक्टर बनना चाहता है तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते। तो इस तरह से कोई हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है बच्चे में, कंपैरिजन भी नहीं करना है। तो दो ऑप्शन हमारे जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। अब दो ऑप्शन पे काम करते हैं। यू विल बी सेटिस्फाइड विद हिम हर, मतलब सेटिस्फाइड होकर क्या करेंगे कि हाँ वो ठीक है अच्छा है, चलिए बढ़िया, ऐसे ही मुझे स्टूडेंट चाहिए था जो मुझे मिल गया, इस तरह से सेटिस्फाइड होंगे? नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट। यू विल मोटिवेट, अगर मोटिवेट किसी ऑप्शन में है तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। आप इस ऑप्शन को मतलब लगा सकते हैं, लेकिन देखने के बाद ही। अगर यहाँ पर आ जाता यू विल नॉट मोटिवेट तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता, नॉट लग के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉट वर्ड तो नहीं आया मोटिवेट के साथ, तो पॉजिटिव वर्ड्स है ये मोटिवेट करना। तो अचीव मोर, मतलब और ज्यादा अचीव करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर के एजुकेशन का? ऑप्शन ए, डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज, प्रोवाइड मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, या प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव टीचिंग जॉब। ये मैंने कल भी बोला था कि कॉम्पिटिटिव जो जॉब है वो हमारा क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बच्चा पढ़ता है वो गवर्नमेंट जॉब ही ले या जॉब मतलब कॉम्पिटिटिव जॉब में जाए। कुछ बिजनेस भी करते हैं और कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं, तो ठीक है। कॉम्पिटिटिव टीचिंग जॉब ये कोई एम नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचर एजुकेशन का, ठीक है। ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो मास्टरी वर्ड है ना, ये भी निगेटिव वर्ड है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल कर किया हो या कर रहा हो, ठीक है। मास्टरी कोई भी हासिल नहीं कर सकता, अपने आप में कोई भी पूरा नहीं होता। अगर किसी को सब्जेक्ट की नॉलेज है तो उसे बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें इसने मास्टरी हासिल की हुई है। मास्टरी हासिल करना या मास्टर बच्चों को बनाना किसी सब्जेक्ट में, ये वर्ड निगेटिव होता है। क्लियर। ऑप्शन ए, डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज, ये हमारा राइट आंसर है। वैल्यूज को डेवलप करना, प्रोफेशनल स्किल्स जो कि उसके स्किल्स जरूरी हैं टीचिंग जॉब के लिए, वो उसमें डेवलप करना। ऑप्शन सी देख लेते हैं, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोफेशनल स्किल्स के साथ आ जाता तो हमारा आंसर ये हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन सी भी हमें सही है और ए भी सही है। लेकिन अब हमें ऐसे ऑप्शन में देखना है कि सबसे मोस्ट जो है मोस्ट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, तो वो हमारा डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज लग रहा है। अगर ये वाला ऑप्शन की जगह कुछ और नेगेटिव वर्ड आ जाता तो हमारा राइट आंसर ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके सामने ए के सामने सी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर ऑप्शन है, तो इसलिए सी हमारा नहीं होगा, ए होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
अ टीचर कैन इंश्योर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग बाय, एक टीचर है जो करना क्या चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो टीचिंग लर्निंग में तो वो क्या कर रही, टीचर को क्या करना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग प्रॉपर रीइंफोर्समेंट, conducting teacher student meeting, explaining the concept, giving them assignment। गिविंग देम असाइनमेंट, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो असाइनमेंट देना वर्ड है ये नेगेटिव है और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी वर्ड जो कि बच्चों पर वर्डन बढ़ाए, वर्डन बढ़ाने का काम करे, वो हमारे आंसर नहीं होते। हमें देखना है एक आइडियल टीचर पर कितना भी वर्डन पड़ जाए लेकिन वो नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट पर वर्डन हो। तो असाइनमेंट देने का मतलब है कि उन पर वर्डन बढ़ाना, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स है। एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, अगर इस पर हम बात करें तो देखिए कैसा एलिमिनेट होगा, एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि आप जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं वो बीएड का देने जा रहे हैं, मतलब आपको बीएड करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं और प्रोफेसर के आपको एग्जाम क्वालिफाई कर गए और प्रोफेसर बन गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको बीएड करने के बाद में क्या करना है, टीचर बनना है। और जब आप टीचर बनेंगे तो टीचर कहाँ बनेंगे, आप बताइए मुझे, टीचर कहाँ बनेंगे, टीचर प्राइमरी से लेकर आप कहाँ तक बन सकते हैं, पीजीटी लेवल तक, बस इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी हो सकता है, पर प्राइमरी हो सकता है, या फिर जो है टीजीटी हो सकता है। ठीक है, टीजीटी, और फिर उसके बाद में आता है पीजीटी, यही है ना। इसी फील्ड में आप टीचर बन सकते हैं। तो आपको पता है कि पीजीटी में 12th वाले आ गए, टीजीटी में 10th वाले आ गए, और जो अपर प्राइमरी में है वो 8th क्लास आ गया, और 7th 6th 7th 8th, और प्राइमरी 1 to 5th। तो आप जानते हैं कि अगर आप इस किसी भी फील्ड में हैं तो इसमें कितने बड़े बच्चे होते हैं, कितने बड़े बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक के बच्चे उसमें होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर इन 12th के मतलब जो भी बच्चे हैं वो छोटे ही हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोई बड़े बच्चे नहीं है, प्रोफेसर आप नहीं है जो कि अपने लेवल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चे छोटे हैं। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, कंडक्टिंग टीचर स्टूडेंट मीटिंग, अगर आप टीम मीटिंग कर रहे हैं तो क्या ये जो छोटे बच्चे हैं इनका कोई फायदा हो रहा है मीटिंग में, इसमें वो आपको ही सुनेंगे, खुद नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनको पता ही नहीं मीटिंग क्या होता है। ठीक है, या थोड़े से बड़े अगर 12th के भी बच्चे हैं तो वो भी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मीटिंग से, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन सी अगर बात करें, एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपकी क्लास में कोई भी पार्टिसिपेशन वाला काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप बोल रहे हैं, बच्चा पैसिव है, वो बैठ के सिर्फ सुन रहा है, और आप इसमें एक्टिव हैं। तो आप एक्टिव हैं मतलब पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, बच्चा तो एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि वो बैठ के सिर्फ आपको सुन रहा है और आप बोल रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा सी बी नहीं होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसा राइट हुआ, आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग प्रॉपर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का यहाँ पर आपको मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट होता है कि जैसे कि बच्चा, अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने जवाब दिया तो आपने उसकी तरफ स्माइल कर दिया, या फिर आपने क्या किया, कि उसकी पीठ को थपथपा दिया। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा आगे को और अच्छा करने की और अच्छे क्वेश्चन देने की। तो यही होता है रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा कोई आपने एक्टिविटी आपने कोई स्कूल में कराई और उसमें बच्चा फर्स्ट आ गया, आपने उसमें वहाँ पर उसको क्या दे दिया, एक कोई प्राइज दे दिया, उसकी पीठ यहाँ पर थपथपा दी, या कोई भी अपने या फिर मान लीजिए कि क्लास में आप देख रहे हैं कि होमवर्क एक बच्चा बहुत मतलब टाइम पे करके लाता है और आपने उसको गिफ्ट के तौर पर अपने ही पॉकेट से निकाल कर अपना पेन दे दिया, तो वो आपके लिए ज़रूर एक पेन है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा प्राइज़ है, बहुत बड़ा अवार्ड है उसके लिए, और वो उस पेन को बहुत संभाल के रखेगा कि उसके टीचर ने उसको दिया है। यही होता है रीइंफोर्समेंट। पीठ थपथपाना, उसकी तरफ स्माइल करना अगर बच्चे ने अच्छा किया है, या उसको छोटे छोटे से रिवॉर्ड दे देना, यही होता है रीइंफोर्समेंट। तो यही जब आस्किंग क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा पार्टिसिपेट अगर कर रहा है, एक्टिव है, तो वो बच्चा आंसर देगा। और अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन का आंसर भी वही बच्चा देगा जिससे आपने पूछा है,
क्लियर। तो इसमें पार्टिसिपेट वो करेगा, जबकि अगर असाइनमेंट आपने दिया है तो वो अपने भाई से भी करा सकता है, अपनी सिस्टर से भी करा सकता है, अपने पेरेंट्स से भी करा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है वही करा के लाएगा। तो इसमें पार्टिसिपेट मतलब वो अब खुद ही करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, किसी से भी करा सकता है। तो इसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तब आपको क्या ध्यान देना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए, राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, या राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, या गुड हैंड राइटिंग, या फिर क्लियरिटी इन राइटिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, क्लियरिटी। आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, हैंड राइटिंग मतलब बहुत बेकार तो नहीं होनी चाहिए कि बच्चे की समझ में नहीं आए। कहना यही चाह रहा है, क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है, जो लिखा है वो कम से कम बच्चों को समझ में आए। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिया है, ध्यान रखना ब्लैक बोर्ड की जगह कुछ और भी, जैसे कि ग्रीन बोर्ड आ जाए या फिर डिजिटल बोर्ड आ जाए तो घबराना नहीं है। बात वही है कि बोर्ड पे लिखते हुए आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच बुक यू विल लाइक टू रीड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बुक आप पढ़ना पसंद करेंगे, उर्वशी, गोदान, टेक्निक ऑफ टीचिंग, या डिस्कवरी ऑफ साइंस। अब ये मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है। हालांकि कुछ बच्चों को पढ़ना उपन्यास पढ़ने, नॉवेल पढ़ने बहुत पसंद होते हैं, तो वो उर्वशी भी पढ़ सकते हैं, गोदान भी पढ़ सकते हैं, किसी का बहुत फेवरेट भी होगा गोदान या उर्वशी। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यूनिट सॉल्व कर रहे हैं, आपको और आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप टीचर बनेंगे तो टीचर की क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। आप अपने जो है प्रोफेशन जो है, आप अपने इससे कितना कितना आप चाहते हैं कि कितना इसमें लॉयल हैं इस चीज़ को लेकर कि आप एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। और आप जब बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आप वो करेंगे, वही करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाए, एक अच्छा टीचर बनने में हेल्प करे। तो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप वो सब चीज़ें सीखेंगे कि पढ़ाना कैसा चाहिए, और यही आपके लाइफ का मोटो है, आपको अच्छा टीचर बनना है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी सब किसी का उर्वशी भी हो सकता है, किसी का गोदान भी हो सकता है, अपनी मर्जी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग तो आपको यही लगाना है। क्लियर। चलिए, अच्छा, अब यहाँ से शुरू होगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स का यूनिट। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपनी स्टडी करते रहिए। बाकी मैंने नोट्स के बारे में बताया है, जितना मैंने बोला है आपको उतना में आप मतलब इसमें सुनिएगा कि मतलब आपको क्या करना है। सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यूजीसी से जो अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो आ चुके हैं 14 क्वेश्चन अब तक यूजीसी से आ चुके हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो यही हैं कि चेयरमैन कौन है, 4 क्वेश्चन इस पर हैं कि यूजीसी इस्टेब्लिश कब हुआ, 2 क्वेश्चन इससे आए हैं कि उसका मोटो क्या है। तो आप समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये पेपर बहुत अच्छे से लगाने हैं। क्लियर। चलिए, स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।